Hello guys and welcome to Study at the Legal. Myself Ram and today in this class we are going to discuss about Hindu Marriage Act 1955. आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट पूरे बेयर एक्ट को अच्छे तरह से रीड आउट करेंगे जो कि आने वाले जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और भी जो अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वन शॉट या टू शॉट वीडियो है तो पूरा एकदम ऊपर ऊपर से निकल जाए, ऐसा नहीं है। डिटेल वाइज पढ़ेंगे, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, ठीक है, स्कूल्स हो गए, तो ये सब को हम लोग कवर करेंगे। साथ में हम लोग रीसेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हिंदू लॉ क्या है ना, अगर इसका कंसेप्ट हम लोग जाने तो हिंदू लॉ जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1955 में तो ये बहुत अपोज्ड हुआ था कि भाई बहुत लोग नहीं चाहते थे कि हिंदू लॉ पास हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है हिंदुओं के कंसेप्ट में डाइवोर्स का कंसेप्ट आया था, ठीक है, मैरिज रिलेटेड कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये हिंदू के द्वारा या फिर अदर लोगों के द्वारा बहुत अपोज किया गया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो है इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहले बात करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज क्लासिफाइड इनटू 6 चैप्टर। 6 चैप्टर दिए गए हैं जो कि 30 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। 6 चैप्टर 30 सेक्शन में डिवाइड होता है। इसका एसेंट और इन्फोर्समेंट डेट अगर बात करें तो 18 मई 1955, 18 मई 1955 ये इसका एसेंट डेट है। अगर हम लोग बात करें हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का प्रीएम्बल का, तो ये क्या बात करता है कि ये जो एक्ट होगा वो अमेंड करेगा और कॉडिफाई करेगा क्या, लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, ठीक है। जो प्रीएम्बल ऑफ द हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो क्या है, ये अमेंड करेगा एंड कॉडिफाई करेगा लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदू, यानी मैरिज रिलेटेड जो लॉज है इसको अमेंड और कॉडिफाई करेगा। क्लियर। चलो हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1 जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी से, ठीक है। हमारा जो पहला सेक्शन है वो है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो देखो मे शब्द का यहां प्रयोग किया गया है, यानी मे शब्द का यूज किया है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज हिंदू मैरिज एक्ट। मे बी तो क्या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जगह एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 भी लिखा हुआ है तो वो भी क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट ही कहलाएगा। क्लियर। इसलिए यहां पे शब्द द एक्ट मे बी कॉल्ड एज हिंदू मैरिज एक्ट लिखा गया है, यानी एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 ये भी इसका एक नाम है। चलो हम लोग बात करते हैं एक्सटेंट की। तो एक्सटेंट इसका अब होल ऑफ इंडिया हो गया है। देखो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आया, ठीक है, और इसके आने से जो भी एक्ट्स थे जो कि वहां एप्लीकेबल नहीं थे, जहां उसका एक्सटेंट नहीं था सारे एक्ट्स का वहां पे, तो आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब एक्ट जो है वहां पे जो है उसका एप्लीकेबल होने लगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को प्रेसिडेंट से जो एसेंट मिला था वो 9 अगस्त 2019 को मिला था। उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 31 अक्टूबर 2019 है। अब देखो क्या है ना कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी का 5th शेड्यूल का टेबल नंबर 1 का सीरियल नंबर 35 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात किया गया है, ठीक है। चलो अब जो हमारा एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, ये क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है। इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन मतलब वैसे हिंदू जो कि डोमिसाइल्ड है इंडिया में लेकिन वो बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्ट अप्लाइज टू हिंदू डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड इवन इफ दे रिसाइड आउटसाइड द इंडिया। मतलब कि वो जो है वैसे व्यक्ति जो कि डोमिसाइल्ड है इंडिया के लेकिन वो कहां रह रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं, यानी बाहर रह रहे हैं, इंडिया के टेरिटरी से बाहर रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट का एप्लीकेबल होगा। इसीलिए ये जो हमारा एक्ट है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है इसका। क्लियर। अब हम लोग सेक्शन 2 में बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी हु इज हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यानी हिंदू कौन होंगे, ये एक्ट किस हिंदू के बारे में बात कर रहा है, कौन होते हैं हिंदू, ठीक है। तो सेक्शन 2
हमें इसके बारे में बताता है कि हु इज हिंदू। एंड to know about who is Hindu, we further classified into three major category such as Hindu by birth, Hindu by religion and others। अगर हम लोग को ये जानना है कि हिंदू कौन है तो इसको हम लोग तीन मेजर कैटेगरी में समझ सकते हैं कि हिंदू बाय बर्थ यानी जन्म से जो हिंदू है, हिंदू बाय रिलीजन यानी जो धर्म से हिंदू है, और अदर। ठीक है, हिंदू बाय बर्थ इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू सब कैटेगरी। ठीक है, टू सब कैटेगरी क्या है इसका? वैसे व्यक्ति, वैसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों हिंदू है, ठीक है, और वैसा बच्चा जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू है लेकिन उसका जो भरण पोषण, उसका लालन पालन यानी ब्रॉटअप जो हुआ है वो हिंदू कल्चर से हुआ है। ठीक है, हिंदू बाय बर्थ में हम लोग क्या देखें? जिसके बोथ पेरेंट्स हिंदू है यानी माता पिता दोनों हिंदू है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर एक पेरेंट हिंदू है लेकिन उसका लड़का या लड़की का जो ब्रॉटअप हुआ है वो हिंदू कल्चर के थ्रू हुआ है, ठीक है, हिंदू कल्चर से हुआ है, तो वो चाइल्ड क्या होगा? वो चाइल्ड भी हिंदू होगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंदू बाय रिलीजन। ठीक है, तो देखो ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख ये सारे हिंदू हैं। हिंदू में कौन कौन आते हैं? हिंदू तो आते ही हैं, जैन भी हिंदू है, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हिंदू है और सिख भी हिंदू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट क्या है? देखो कन्वर्ट्स में ना एक केस लो यहां पे लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तुम लोग, तो पेरुमल वर्सेस पुन्नास्वामी, इसको हम एक वीडियो सेपरेट डालेंगे, हु इज हिंदू का एक डिटेल वीडियो, ठीक है, मेंस के लिए, तो उसमें हम कवर कर देंगे। तो कन्वर्ट के बगल में अगर नोट्स लिख रहे हो तो लिख लो पेरुमल वर्सेस पुन्नास्वामी का केस। अब कन्वर्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई अदर धर्म का था, ठीक है, अदर रिलीजन का था, वो अब कन्वर्ट होके हिंदू हो गया तो वो भी हिंदू कहलाएगा। दूसरा रिकन्वर्ट। ठीक है, रिकन्वर्ट का मतलब पहले हिंदू था, उसके बाद कोई दूसरा रिलीजन अपनाया और फिर आके हिंदू में मिल गया। ठीक है, तो वो रिकन्वर्ट, तो वो वैसे व्यक्ति भी हिंदू ही कहलाएंगे। हिंदू इन एनी फॉर्म इट्स हिंदू इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट, तो वो भी हिंदू है। वैरसवा, लिंगायत और फॉलोअर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, तो ये सब भी हमारे हिंदू ही कहलाएंगे। ठीक है, वैरसवा, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, तो ये सब के जो फॉलोअर्स हैं वो सब भी हिंदू होंगे। और अदर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, पारसी, जूई, क्रिश्चियन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कि मुस्लिम है, पारसी है, जूइस है, क्रिश्चियन है, इन सब को छोड़ के जो भी व्यक्ति है वो हिंदू कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वाइड स्कोप है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का। ठीक है, तो हम लोग क्या अभी देखें कि हिंदू कौन है? तो हिंदू बाय बर्थ देखें कि भाई वैसे लोग जिसके माता पिता दोनों हिंदू है वो बच्चा हिंदू होगा। वैसे व्यक्ति जो कि जिसके माँ या बाप में से कोई एक जो है वो हिंदू है और उसका जो ब्रॉटअप हुआ है वो हिंदू कल्चर से हुआ है तो वो बच्चा भी हिंदू होगा। रिलीजन में देखें हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख ये सब हिंदू होंगे। कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट, कोई भी डेवलपमेंट, और वैरसवा, लिंगायत और फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब भी हिंदू होंगे। ठीक है, अदर्स में हम लोग क्या देखें कि वैसे व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, जूइस और क्रिश्चियन को छोड़ के जो भी व्यक्ति होंगे वो हिंदू कहलाएंगे। चलो यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब within the meaning of article 366 subclause 25 unless central government by notification in official declare। ठीक है, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, ये शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं जो कि आर्टिकल 366 सबक्लॉज 25 में मेंशन है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है,
और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर दा ऑफिशियल डिक्लेयर कर दे कि हाँ भैया आज से ये एप्लीकेबल है, तब ठीक है। अनलेस अनटिल जो हमारा जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है वो शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। चलो क्लियर। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ऐसे करके अगर दे दे प्री में। चलो सेक्शन 3 इसका जो है वो डेफिनेशन क्लॉज दिया गया है, 7 डेफिनेशन इसमें दिया गया है, 7 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको डिटेल में समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। सेक्शन 3 का सब क्लॉज ए जो है वो क्या कहता है, कस्टम एंड यूजेस से, ठीक है, कस्टम और यूजेस का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 3 सब क्लॉज ए में। ये क्या कहता है, एनी रूल विच हैव बीन कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली यू ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या कह रहा है कि कस्टम और यूजेस क्या है, कोई भी तरह का रूल जो कि कंटिन्यूअसली, ठीक है, और यूनिफॉर्मली जो है लंबे समय से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, वो कस्टम एंड यूजेस है। और क्या है, तो वो जो है वैसा लॉ, फोर्स ऑफ लॉ को ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ को ऑब्टेन कर लिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम, तो आप लोग क्या कहेंगे कि एनी रूल विच हैव बीन कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। अब जो है हमारा कस्टम का और यूजेस का कुछ प्रोवाइजो इस डेफिनेशन क्या दिया गया है। पहला क्या दिया गया है, द रूल इज सर्टेन एंड नॉन अनरीजनेबल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो हमारा रूल होगा कस्टम एंड यूजेस का, जो हमारा रूल जो प्रथा है वो चला आ रहा है, वो क्या होगा, अनरीजनेबल नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा रूल बना दो जो कि पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर, फॉर एग्जांपल देखो सती प्रथा को ले लो, ठीक है, बहुत सारे पब्लिक अपोज करते थे, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा हमारा कस्टम एंड यूजेस नहीं होना चाहिए। फर्दर प्रोवाइडेड दैट, फर्दर एक और प्रोवाइजो दिया गया है, इन द केस ऑफ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। अगर कोई ऐसा रूल है जो किसी पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ लोग माने फिर उसका परिवार कुछ आधा नहीं माना फिर माना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली वो लंबे समय तक चलते आ रहा हो, तभी वो हमारा कस्टम एंड यूजेस है। तो कस्टम एंड यूजेस आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या देखे कि वैसा रूल्स जो कि कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली लंबे समय से चल रहा है और जो फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर लिया है, वो हमारा कस्टम एंड यूजेस होगा। प्रोवाइजो हम लोग देखे कि अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए और अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी फैमिली के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, एप्लीकेबल है, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाय द फैमिली। चलो 3B में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हो गया। एक बार भाई बेयर एक्ट से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोड। 3C में फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड दिया गया है। फुल ब्लड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो। फुल ब्लड का मतलब ये होता है कि भैया जिसके सेम फादर हो और सेम मदर हो। फुल ब्लड का क्या है, दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ, यानी सेम फादर एंड सेम मदर। हाफ ब्लड का मतलब क्या होता है कि सेम फादर तो है लेकिन सेम डिफरेंट मदर है, यानी सेम मदर नहीं है, ठीक है। फुल ब्लड मतलब वैसे व्यक्ति जो कि डिसेंडेंट है कॉमन एंसेस्टर के बाय सेम वाइफ, ठीक है। और हाफ ब्लड का मतलब कि भाई फादर तो सेम है लेकिन डिफरेंट मदर है, ठीक है। यूट्राइन ब्लड का मतलब कि मदर सेम है, ठीक है, जो मदर है वो सेम है लेकिन जो फादर है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये तीनों का समझ लो। 3C में जो है फुल ब्लड और हाफ ब्लड दिया गया है। फुल ब्लड का मतलब जो है सेम फादर सेम मदर, हाफ ब्लड का मतलब सेम फादर बट डिफरेंट मदर, और यूट्राइन ब्लड का मतलब सेम मदर बट डिफरेंट फादर, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट हस्बैंड, यानी जो मदर होगा वो सेम होगी लेकिन जो हस्बैंड होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। 3E में प्रिस्क्राइब दिया गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब जो है
वो 3F जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, सपिंडा रिलेशनशिप क्या है? 2 पर्सन आर सपिंडा ऑफ ईच अदर। कब दो व्यक्ति सपिंडा होंगे एक दूसरे के, इसके बारे में हमारा सेक्शन 3F जो है इसको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। क्या कहता है? इफ वन इज लीनियर एसिडेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ वन इज लीनियर एसेंडेंट्स, ठीक है, लीनियर एसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है ना कि क्रमशः, वंशागत, परंपरागत, ठीक है, और एसेंडेंट का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, मतलब अगर ये फादर है तो इसका फादर फादर यानी ठीक है, उसके ऊपर फादर्स फादर फादर, ठीक है, तो ये क्या है? ऊपर की ओर यानी वंशागत ऊपर की ओर, तो लीनियर एसेंडेंट्स। और डिसेंडेंट होता मतलब कि नीचे की ओर, ठीक है, तो लीनियर का मतलब वंशागत और एसेंडेंट का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, दो व्यक्ति कब एक सपिंडा रिलेशनशिप में कहलाएंगे? इफ वन इज लीनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप, मतलब जो फादर की तरफ से है, फादर की तरफ से 5 जनरेशन जो होंगे वो क्या होंगे? सपिंडा रिलेशनशिप के अंडर आएंगे। और मदर के साइड से 3 जनरेशन जो होगी वो सपिंडा रिलेशनशिप में आएगी। ठीक है, फादर्स के जैसे फादर है तो फादर फादर फादर्स फादर फादर, तो ये ऊपर की ओर 5 जनरेशन जो होगा वो सपिंडा रिलेशनशिप में आएगा। और 3 जनरेशन जो है वो मदर्स की ओर से वो सपिंडा रिलेशनशिप में आएगा। अब सपिंडा का कुछ रूल्स है। रूल ऑफ सपिंडा क्या होना चाहिए? दे हैव अ कॉमन लीनियल एसेंडेंट्स, ठीक है, एक कॉमन लीनियल एसेंडेंट्स होना चाहिए, और दैट कॉमन लीनियल एसेंडेंट शुड बी सपिंडा ऑफ बोथ, ठीक है, और वो जो कॉमन लीनियल एसेंडेंट होगा वो सपिंडा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल ऑफ सपिंडा है। 2 रूल है। पहला कि दे हैव अ कॉमन लीनियर एसेंडेंट होना चाहिए, यानी एक कॉमन लीनियर एसेंडेंट होना चाहिए। अगर 2 लोग शादी करना चाह रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, तो उसमें रूल ऑफ सपिंडा कैसे एप्लीकेबल होगा? तो ये देखा जाएगा कि दे हैव अ कॉमन लीनियर एसेंडेंट, क्या उसमें से कोई कॉमन लीनियर एसेंडेंट है, और अगर कॉमन है तो क्या वो लोग सपिंडा के आते हैं क्या? लीनियर एसेंडेंट शुड बी सपिंडा ऑफ बोथ, क्या दोनों सपिंडा है? तो ये चीज चेक किया जाएगा। अगर नहीं है तो शादी होगा, ठीक है, अदरवाइज शादी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मैरिज क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो हम लोग सपिंडा रिलेशनशिप समझे कि अगर कोई वन लीनियर एसेंडेंट है, ठीक है, तो वो सपिंडा रिलेशनशिप कहलाएगा। फादर के साइड से 5 जनरेशन और मदर के साइड से 3 जनरेशन। रूल अगर शादी को हम लोग देखें तो क्या रूल है? दे हैव अ कॉमन लीनियर एसेंडेंट अगर नहीं होगा तभी हमारा जो मैरिज होगा वो वैलिड होगा, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और सच कॉमन लीनियर एसेंडेंट क्या होना? शुड बी सपिंडा ऑफ बोथ। ठीक है, ये दोनों होगा तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगा। चलो अब हम लोग 3G में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये क्या कहता है कि दो व्यक्ति कब कहलाएंगे कि ये दोनों डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत है? पहला, इफ वन इज लीनियर एसेंडेंट्स ऑफ द अदर। सपिंडा में अभी हम लोग जस्ट ये पढ़े, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ चेंज है। लीनियर एसेंडेंट का मतलब ये अगर एस जो है वो डॉटर है, ठीक है, और ये एफ इसके फादर है और ये फादर फादर है यानी ग्रैंडफादर है, तो एस कैन नॉट मैरी विथ हर फादर्स फादर और फादर, बिकॉज क्या है? ये लीनियर एसेंडेंट है ये लोग, ठीक है, लीनियर एसेंडेंट है। लेकिन देखो अब क्या है, सपिंडा और यहां पे क्या डिफरेंस है? तो देखो सपिंडा जो है हम लोग को लिमिट करता था, ठीक है, बाउंड्री दिया था कि जो लीनियर एसेंडेंट होना चाहिए वो 5 जनरेशन के तक होना चाहिए फादर का। लेकिन यहां पे नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिग्री एज सपिंडा, यानी यहां पे किसी भी प्रकार का डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन हम लोग को नहीं दिया गया है कि कितने भी लीनियर एसेंडेंट होते हैं आप नहीं कर सकते। ये क्या होगा? कम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। दूसरा क्या है?
वाइफ, वन इज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर। देखो एसेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। आर जो है वो लड़का है, बॉय है, ठीक है, और ये आर के फादर्स है और ये फादर्स फादर है, और ये फादर की मदर यानी आर की मदर है, और ये ग्रैंड मदर है, दादी है, ठीक है। ये आर का सन है और उसकी वाइफ है, और ये सन का सन है और उसकी वाइफ है। तो आर जो है अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर दादी से शादी नहीं कर सकता, अपनी बहू से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि वन इज वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर। तो ये भी क्या होगा, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर ही आएगा। चलो समझ में आया। अब तीसरा देखते हैं, वाइफ ऑफ सर्टेन ब्रदर्स रिलेशन। अब क्या बोल रहा है, वाइफ ऑफ सर्टेन ब्रदर्स रिलेशन आर डीम्ड टू बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यानी कुछ वाइफ जो है ब्रदर्स के रिलेशन में, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएगी। अब जैसे एग्जांपल देखें तो वाइफ ऑफ ब्रदर यानी भाभी, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएगी। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर यानी चाची, ठीक है, मदर्स ब्रदर मामी, दादी नानी, ये सब क्या है, ये सब भी सपिंडा रिलेशनशिप में आएगी। चौथा, सर्टेन क्लोज रिलेशन आर डीम्ड टू बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इफ बोथ आर। ठीक है, देखो सर्टेन क्लोज रिलेशनशिप को भी हम लोग जो है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में रखे हैं। अब क्लोज रिलेशन कैसे, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हो गया, नाइस एंड अंकल हो गया, चाहे वो पैटर्नल हो या मैटरनल हो, आंट एंड नेफ्यू हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ बोथ ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये सब क्या है, ये सब सर्टेन क्लोज रिलेशंस है जो भी जो है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग क्या देखें, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में चार चीज पढ़े। पहला कि लीनियल एसेंडेंट्स ऑफ द अदर, यानी लीनियल एसेंडेंट अगर होता है कॉमन तो भाई प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएगा। वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट, जैसे भाभी ये सॉरी क्या उसको बोलते हैं, अपना पुतो हो गया, अपनी मम्मी हो गई, अपनी दादी हो गई, ठीक है, ये सबसे शादी नहीं कर सकते। तीसरा हम लोग क्या देखें कि ब्रदर्स रिलेशन में भी शादी नहीं होगा, जैसे भाभी से, चाची से, मामी से, ठीक है, दादी नानी, ठीक है। और चौथा क्लोज रिलेशनशिप, जैसे वो होता है ना सिबलिंग्स विबलिंग्स, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, नाइस एंड अंकल, आंट एंड नेफ्यू, तो ये सब जो है शादी नहीं कर सकते। तो दीज आर द 4 कंडीशंस ऑफ अ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब इस डेफिनेशन का एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 3F हम लोग देख चुके हैं, सपिंडा रिलेशनशिप, एंड 3G रिलेशनशिप का मतलब क्या है। रिलेशनशिप इंक्लूड बोथ ब्लड रिलेशनशिप एंड एडॉप्शन, ठीक है। जो 3F सपिंडा रिलेशनशिप और 3G प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, इसमें जो रिलेशनशिप है वो किसको इंक्लूड करता है, तो बोथ ब्लड रिलेशनशिप भी इसमें इंक्लूड होता है और एडॉप्शन भी इंक्लूड होता है। ब्लड रिलेशनशिप क्या किसको किसको इंक्लूड करता है, तो वो फुल ब्लड हो यानी सेम फादर सेम मदर, हाफ ब्लड हो यानी सेम फादर डिफरेंट मदर, और यूट्राइन ब्लड हो सेम मदर और डिफरेंट फादर, ठीक है, यूट्राइन ब्लड सेम मदर और डिफरेंट फादर। तो ये भी हमारा जो है ब्लड इंक्लूड करता है। ब्लड रिलेशनशिप एल्सो इंक्लूड इलेजिटिमेट एज वेल लेजिटिमेट रिलेशनशिप। तो ब्लड रिलेशनशिप जो है वो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों रिलेशनशिप को इंक्लूड करता है। तो देखो ये बहुत वाइड है हमारा रिलेशनशिप। कैसे, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप है 3F और 3G में दिया हुआ, वो बोथ यानी ब्लड रिलेशनशिप साथ ही साथ एडॉप्शन वाले को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। साथ ही ब्लड रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो फुल ब्लड होना चाहिए यानी सेम फादर सेम मदर, ठीक है। हाफ ब्लड भी हो सकता है यानी सेम फादर डिफरेंट मदर, ठीक है। यूट्राइन ब्लड भी हो सकता है सेम मदर बट डिफरेंट फादर, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों तीनों इंक्लूड होंगे। चलो यहां तक समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में, ठीक है। सेक्शन 4 हमारा जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है।
ये क्या कहता है, इट एब्रोगेट्स ऑल रूल्स लॉज इन रिलेशन टू द मैरिज डाइवोर्स etc प्रीवियसली एप्लीकेबल। यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशन थे रिलेटेड टू मैरिज डाइवोर्स, ये इसको एब्रोगेट करता है, ठीक है, जो भी प्रीवियसली एप्लीकेबल थे हमारे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। लेकिन जो ये हमारा जो सेक्शन 4 है, इसको रीड विथ हम लोग किसके साथ करेंगे, सेक्शन 29 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 29 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई शादी है सोलमनाइज्ड हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो वो उसको इनवैलिड घोषित नहीं कर सकता है, वो वैलिड ही होगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऐसा शादी सोलमनाइज्ड हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो वैसा कोई शादी को हम लोग जो है शैल नॉट बी डीम टू बी इनवैलिड, यानी वैलिड होगा, ठीक है। नो अफेक्ट सॉरी नो अफेक्ट एनी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और बाय एनी स्पेशल एनेक्टमेंट टू ऑब्टेन द डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज। ये किसी भी राइट्स और कस्टम जो भी स्पेशल एनेक्टमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज है रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज, तो इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट को के प्रोविजन को भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 4 में क्या देखे कि ये एब्रोगेट्स करता है। एब्रोगेट्स क्या कर रहा है, तो ऑल भी रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, प्रोसीजर जो कि फॉलो किए जाता थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो कि प्रीवियसली एप्लीकेबल थे, उसको एब्रोगेट करता है कि भैया अब हम आ गए हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 ये कहता है कि भाई अगर कोई शादी सोलमनाइज्ड हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इस एक्ट के आने के बाद उसको क्या, उस शादी को इनवैलिड नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहता है, अगर कोई रूल्स है, इनेक्टमेंट है, जो राइट्स है वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, कस्टम रिकॉग्नाइज किए गए हैं, तो उसको भी ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई भी स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें जो उसके प्रोविजंस को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इधर बिफोर आफ्टर एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। चलो समझ में आ गया, अरे आ ही गया होगा भाई। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। नेचर क्या है हमारा हिंदू मैरिज का, तो देखो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो था, हम बोल चुके थे कि भाई कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं था हिंदू मैरिज एक्ट में, और एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में हिंदू मैरिज इज कंसीडर्ड एज सैक्रामेंटल इन नेचर। जो हमारा जो था वो सैक्रामेंटल इन नेचर था। क्यों सैक्रामेंटल इन नेचर था, इसके फॉलोइंग ग्राउंड्स है, रीजंस है। क्योंकि ये एक परमानेंट यूनियन था, इटर्नल यूनियन था, होली यूनियन था। परमानेंट यूनियन इसलिए इसको माना जाता था क्योंकि जो वाइफ है वो मतलब ऐसा माना जाता था 7 जन्मों का रिश्ता है भाई, मरने के बाद भी फॉलो किया जाता है, विच इज परमानेंट और टाइड इवन आफ्टर द डेथ, ठीक है। दूसरा क्या है, इटर्नल यूनियन है, ठीक है। अगर मतलब कि एक बार जब मैरिज टाइड हो गया, इट कैन नॉट बी अनटाइड, मतलब कि एक बार शादी जब हो गया तो भाई ये 7 जन्मों का बंधन हो गया, अब जहां जाएंगे साथ जाएंगे, जैसे जिएंगे वैसे जिएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इटर्नल। होली यूनियन का मतलब क्या हुआ, देखो सतपथ ब्राह्मण थे, सतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग जो वाइफ इज कंसिडर्ड एज अर्धांगिनी। अर्धांगिनी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए कहा गया था क्योंकि जो सेवरल रिलीजियस एक्ट है वो कोई सोल पर्सन अकेले नहीं कर सकता था, उसके लिए वाइफ की जरूरत होती थी कि भाई अकेले जो रिलीजियस एक्ट है वो, और वाइफ जो है अर्धांगिनी यानी अर्ध अंग जिसको कहते हैं, इसीलिए सतपथ ब्राह्मण, इसीलिए इसको होली यूनियन भी कहा जाता है क्योंकि जो रिलीजियस पर्पस है, ठीक है, रिलीजियस एक्ट है वो अकेले नहीं किया जा सकता। हिंदुओं में 16 संस्कार दिए गए हैं, ठीक है, जो कि परफॉर्म किया जाता है ताकि आप गॉड से जल्दी मिल सके। गॉड जल्दी मतलब क्या, ठीक है, मतलब गॉड से आप कनेक्शन हो सके, ठीक है। तो विवाह संस्कार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है, ठीक है। जैसे 16 संस्कार में यज्ञो पवित्र संस्कार है जिसको जनेऊ कहते हैं, हम लोग में जनेऊ होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है 16 संस्कार में एक विवाह संस्कार भी है जो कि इंपॉर्टेंट संस्कार है एमंग देम ऑल, ठीक है।
तो नेचर हम लोग समझे हिंदू मैरिज का एक्ट का कि ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज सैक्रामेंटल इन नेचर एंड सैक्रामेंटल इन नेचर समझने के लिए हम लोग क्या देखें कि ये एक परमानेंट यूनियन था, इटर्नल यूनियन था और होली यूनियन था। होली यूनियन हम लोग समझे सतपथ ब्राह्मण का कंसेप्ट समझे, ठीक है। 16 संस्कार में एक संस्कार है। चल, नेचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा कंट्रेक्चुअल बात करता है, जैसे कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स विच इज इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 12, कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स किस में दिया गया है? सेक्शन 13 में दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ कंसेंट जो है सेक्शन 12 में दिया गया है। तो ये क्या शो कर रहा है? कॉन्ट्रेक्चुअल हमारा शो कर रहा है कि हिंदू मैरिज जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सैक्रामेंटल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट का प्रेजेंट सिनेरियो है वो सैक्रामेंटल एज वेल एज क्या कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों है, ठीक है। देयर आर सर्टेन सेरेमनीज विच आर परफॉर्म्ड बाय द पर्सन हैड टू गो थ्रू, यानी बहुत सारे सेरेमनीज हैं जो कि पर्सन को परफॉर्म करने होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, और भी आफ्टर द मैरिज। तो ये सब क्या है? ये सैक्रामेंटल भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों भी है अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 4 तक तो समझ में आ गया होगा सबको। तो बताना कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। मेरा तबीयत थोड़ा खराब है इसीलिए वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी। BNSS की वीडियो अभी बहुत पेंडिंग है मेरी, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो हम लोग जल्दी ही सारे वीडियोस को अपलोड करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नोट्स भी रेडी है ऑलमोस्ट, तो उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो एक बार कमेंट करना कैसा लग रहा है वीडियो। चलो सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5 जो है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है। तो देखो 5 में 5 याद रखना, 5 में 5 यानी 5 में 5 कंडीशन दिए गए हैं। क्या क्या? पहला मोनोगैमी, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा एज ऑफ द पार्टीज, चौथा अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। हम लोग ये पांचों को पढ़ेंगे, साथ में इसका इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन भी पढ़ेंगे कि अगर ये हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1 जो है मोनोगैमी के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है? नीदर पार्टी शुड हैव लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कोई व्यक्ति अगर शादी कर रहा है तो चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। यानी दो विवाह जो बाइगेमी है वो हमारे हिंदू लॉ में अलाउ नहीं है। ठीक है, हमारा जो मोनोगेमी क्या कह रहा है? नीदर पार्टी शुड हैव अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी बाइगेमी दो विवाह हिंदू लॉ में अलाउ नहीं है। ठीक है, एक इसमें केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि भाई कन्वर्ट होके किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गए और 2-4 शादियां कर लिए, ठीक है, और क्योंकि तो वो शादियां वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पहले वाला शादी है भाई, जब तक अंटिल डाइवोर्स वाइवर्स नहीं होता है तो ये नहीं होगा। मतलब कन्वर्ट होके शादी वादी करो, हाँ मजे हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। सेपरेट केस लॉज और अदर कंसेप्ट का एक वीडियो तो आएगा ही आएगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ बस लिखते जाओ जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो मोनोगैमी मतलब समझ गया कि किसी भी पार्टी, चाहे वो हस्बैंड है वाइफ है, उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, क्योंकि बाइगैमी जो है वो हिंदू लॉ में अलाउ नहीं है। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है, ऐसे बाइगैमी कर लेता है, तो मैरिज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यानी जो मैरिज होगा, जो शादी होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। पनिशमेंट फॉर बाइगेमी भी दिया गया है अंडर सेक्शन 70 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC, 81 सब क्लॉज 1 एंड 81 सब क्लॉज 2 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में।
तो मोनोगेमी समझ में आ गया कि नाइदर द पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अगर ये कर लेता है तो क्या होगा, तो मैरिज जो है नल एंड वाइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। और क्या होगा, पनिशमेंट भी दिया गया है सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी, इसमें भी इसका पनिशमेंट दिया गया है अगर बाइगेमी करता है। चलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5 सब क्लॉज 2। ये किसके बारे में बात करता है, मेंटल हेल्थ और सैनिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है। द पार्टीज मस्ट बी साउंड माइंड and must not be suffering from any disability which prevents them for giving a valid consent। देखो, at the time of marriage जो पार्टी है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे कोई बीमारी से ग्रसित ना होना चाहिए जिससे वो वैलिड कंसेंट ना दे पाए, ठीक है। अगर इसके वायलेशन में, इसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर शादी होता है तो मैरिज क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यानी जो मेंटल हेल्थ और सैनिटी की बारे में बात कर रहा है कि जो पार्टी होने चाहिए वो साउंड माइंड होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए कि वो अपना वैलिड कंसेंट दे सके मैरिज से रिलेटेड। अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर शादी होता है, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या बोला है कि ये जो मैरिज है ये वाइडेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 का बी में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अब 5 सब क्लॉज 3 ये बात करता है एज ऑफ द पार्टीज, ठीक है। ब्राइडग्रूम का एज कितना होना चाहिए, लड़का का एज कितना होना चाहिए, 21 साल, और लड़की का एज कितना होना चाहिए, 18 साल। देखो जब एक्ट आया था ना तो 18 था लड़का का और लड़की का 15 था, लेकिन फिर टाइम पे धीरे धीरे 21 और 18 हो गया, ठीक है। तो सेक्शन जो 5 सब क्लॉज 3 कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये एज ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करता है। ब्राइडग्रूम का एज 21 ईयर्स और ब्राइड का एज 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका वायलेशन इन कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या है, तब क्या होगा, तो देखो भाई यहां पे जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो साइलेंट हो जाता है कि भाई अगर एज से रिलेटेड कुछ बात आ जाए तो क्या होगा, तो क्या है ये वैलिड है, वाइड है, वाइडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो साइलेंट है, कुछ नहीं कहता है कि वैलिड है, वाइड है, लेकिन पनिशमेंट दिया गया है कि अगर आप एज ऑफ द पार्टीज का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो इसका पनिशमेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये क्या कहता है कि 2 ईयर का रिग्रेस इम्प्रीजमेंट और फाइन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया, ठीक है। रिग्रेस इम्प्रीजमेंट अगर होगा आपको 2 साल का, ठीक है, और 1 लाख रुपया तक का फाइन भी लग सकता है। तो जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज, वो हमारा एज ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करता है कि ब्राइडग्रूम का जो है लड़का का एज 21 साल होना चाहिए, लड़की का एज 18 साल होना चाहिए। अगर इसके इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। और लेकिन इसका पनिशमेंट दिया गया है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये कहता है 2 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रीजमेंट एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। अब देखो एक एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसका सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि अगर एज ऑफ द पार्टीज का वायलेशन होता है तो वैसा मैरिज क्या होगा, वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हु वाज चाइल्ड। यानी जो पार्टी चाइल्ड है, फॉर एग्जांपल लड़की बच्ची है उस समय, ठीक है, तो उसके ऑप्शन में मैरिज वाइडेबल हो जाएगा, यानी वो उसको वाइड डिक्लेयर करवा सकती है, ठीक है। तो ये कहां पे दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में दिया गया है कि वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द चाइल्ड। सेक्शन 3 यहां लिख लेना। अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के। सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप।
अवॉइडेंस ऑफ, अभी हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का डेफिनेशन देखे 3G में दिया गया है, कहता है द पार्टीज ऑफ मैरिज शुड नॉट बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी जो पार्टीज है वो विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो क्या होगा, मैरिज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देखो लेकिन क्या कह रहा, अनलेस देयर कस्टम एंड यूजेस परमिट्स हो, जो पार्टीज टू द मैरिज है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई उनका कोई कस्टम है, यूसेज है जो कि अलाउ करता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी हो सकता है, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 5 सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, मैरिज वॉइड अंडर सेक्शन 11, मैरिज क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी करते हैं तो। दूसरा क्या कह रहा है कि पनिशमेंट भी दिया गया है अंडर सेक्शन 18, क्या कह रहा है, सिंपल इंप्रीजमेंट 1 महीना और फाइन अप टू 1000 रुपया और बोथ। ठीक है, तो अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पे शादी करते हैं तो पहला तो आपका मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगा, दूसरा सिंपल इंप्रीजमेंट और फाइन अप टू 1000 रुपया तक या बोथ। ठीक है, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 18। ठीक है, अनटिल अनलेस आपका जो कस्टम एंड यूजेस है उसको परमिट कर रहा है कि हाँ भाई कर सकते हैं आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में। 5 सब क्लॉज 5 किसके बारे में बात करता है, अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन ऑफ द हिंदू मैरिज है। अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा के बारे में बात करता है कि द पार्टी शुड नॉट बी सपिंडा ऑफ ईच अदर। सपिंडा हम लोग देख चुके हैं, 5 जनरेशन पिता की ओर से, 3 जनरेशन 5 की माता की ओर से जो लीनियल एसेंडेंट्स होंगे वो सपिंडा कहलाएंगे। तो पार्टी जो है सपिंडा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, हम लोग रूल्स देखे थे सपिंडा का। अनलेस द यूजेस एंड कस्टम परमिट्स हो, अनटिल अनलेस अगर उसका यूजेस एंड कस्टम परमिट्स करता है कि नहीं भाई सपिंडा में भी शादी कर सकते हैं आप लोग, तब वो लोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, मैरिज जो है वो वाइड हो जाएगा। और इसका भी इम्प्रीजमेंट दिया, पनिशमेंट दिया गया है अंडर सेक्शन 18, सिंपल इम्प्रीजमेंट 1 महीना का और फाइन अप टू 1000 रुपया और बोथ, अगर इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 होता है तो अवॉइडेंस। तो ये 5 कंडीशन थी ऑफ हिंदू मैरिज। अब टू सम अप, हम लोग इसको सम अप करते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, सम अप कर रहे हैं कि हम लोग 5 कंडीशन हिंदू मैरिज का देखें। पहला मोनोगैमी, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा एज ऑफ द पार्टीज, चौथा प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, पांचवा सपिंडा। ठीक है, अगर कोई मोनोगैमी करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वाइड हो जाएगा मैरिज और पनिशमेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 70 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर कोई मेंटल हेल्थ यानी अनसाउंड माइंड है या उतना एबल नहीं है कि वैलिड कंसेंट दे सके, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन हम लोग क्या देखें, वाइडेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 का बी में। एज ऑफ द पार्टीज, अगर लड़का 21 साल से कम है, चाइल्ड है, लड़की भी चाइल्ड है, तो उसका जो है हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो साइलेंट है। लेकिन पनिशमेंट दिया गया है, पनिशमेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये मैरिज क्या हो जाएगा, पनिशमेंट दिया हुआ है रिग्रेस इंप्रीजमेंट 2 साल का और 1 लाख रुपया तक का फाइन। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है, ये जो है वाइडेबल हो जाएगा ये मैरिज। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पे साइलेंट है। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप में अगर हम लोग शादी करते हैं तो ये मैरिज क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 11 और पनिशमेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 18। तो ये हमारा समअप था हिंदू में कंडीशन ऑफ फॉर द हिंदू मैरिज। ठीक है, क्लियर हो गया। सॉरी, तबियत ठीक नहीं है भाई। सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन मैरिज। देखो ये गार्जियनशिप ऑफ मैरिज सेक्शन 6 को इसको ओमिट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया बाय द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, तो इसको पढ़ना नहीं है, बच गए हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन 7, ये किसके बारे में बात करता है, सेरेमनीज ऑफ द मैरिज। देखो 5 में 5 पढ़े ना, तो 7 में 7 फेरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 7 में 7 फेरा, यानी सतपदी। ठीक है, याद रखना सेरेमनीज कहां दिया गया है, 7 में, याद रखना 7 फेरा 7 में। ठीक है, सेरेमनीज ऑफ मैरिज सेक्शन 7 में दिया गया है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये क्या बात करता है, दिस एक्ट
डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेरेमनीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टी। जो हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, ये कोई पर्टिकुलर सेरेमनी नहीं बताता है कि हाँ भाई इसी को फॉलो करोगे तभी तुम्हारा शादी जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सेरेमनी नहीं है भाई, हर कस्टम में, हर रिलीजन मतलब कि कास्ट में अलग अलग तरह से मैरिज परफॉर्म होते हैं। बिहारी में बहुत अलग कल्चर है, पंजाबी में अलग कल्चर है, तो मतलब कि कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि हाँ भाई इसी तरह का अगर परफॉर्म करोगे तो यही शादी होगा, ठीक है। इसीलिए दिस एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर फॉर्म सेरेमनी टू परफॉर्म बाय द पार्टीज। Section 7 provides that a marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremony of either party. Section 7 क्या कहता है कि मैरिज कैसे भी है तो एनी कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज जो कि इधर पार्टी जैसे भी परफॉर्म किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार में क्या होता है कि लड़का जहां लड़की के घर जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो गांव घर पे कस्टमर फॉलो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग शादी वादी होता है, ठीक है। इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सतपदी। सतपदी का मतलब क्या होता है कि भाई 7 फेरे लड़का लड़की साथ में लेते हैं, स्केट फायर के बगल में, मतलब कि आग वाग बीच में लगे रहते हैं। और चारों मूवी में बहुत देखा होगा भाई, आग लगा रहता है, आग अग्नि देव के चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स, तो भाई सतपदी अगर दिया गया है तो 7 स्टेप्स लेता है तो वो बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज होता है। दिस सेक्शन गिव अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द मैरिज अंडर हिंदू लॉ एज अ सैक्रामेंट, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 7, ये क्या है, स्टैट्यूटरी जो रिकॉग्निशन है हिंदू मैरिज एज अ सैक्रामेंटल, तो उसको हम लोग को देता है, ठीक है, रिकॉग्निशन देता है, ठीक है। सतपदी हम लोग समझ गए, 7 स्टेप विच इज टेकन बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड बिफोर द स्केट फायर। एक केस है भावरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965 SC सुप्रीम कोर्ट। क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट unless a marriage is celebrated or performed with a proper ceremonies in due form, it cannot to said to have a solemnized। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जब तक मैरिज जो है वो सेलिब्रेट और परफॉर्म्ड नहीं होता है, इसका जो भी सेरेमनीज है, ठीक है, तो ये एक मैरिज को सोलमनाइजेशन नहीं माना जाएगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज। तो ये जो सेरेमनीज है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन देता है टू दी वैलिडिटी ऑफ मैरिज कि हाँ भाई शादी सही है, एकदम सही शादी हुआ है, जो सेरेमनीज पूरा फॉलो किया। भावरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965, ठीक है। ऐसा अब जरूरी है क्या, लिव इन रिलेशनशिप में रहता है भाई, बोलता है कि छोड़ो हटाओ। सेक्शन 8 हम लोग बात करें, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज देख लो, पहली बात बहुत क्वेश्चन पूछता है कि रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो भाई मैंडेटरी अभी तक तो नहीं है, ठीक है। क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट द फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग द पार्टीज टू एनी सच मैरिज गेट द मैरिज रजिस्टर्ड। यानी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा इसके रिलेटिंग, ठीक है, कि कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो मैंडेटरी कर दे कि हाँ भाई इस स्टेट में जो भी शादी होगा उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो दैट इज द पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट कि मैंडेटरी ले ले। इसमें एक केस याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट केस। ये कौन सा केस है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, AIR 2006 SC 1158। Supreme Court ordered compulsory registration of marriage irrespective of their religion. It direct the central government and the state government to make relevant rules to effect। क्या है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि इससे रिलेटिंग आप रेलिवेंट रूल्स एंड पॉलिसीज को डेवलप कीजिए ताकि जो है वो मैरिज रजिस्टर्ड हो सके सारा। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, AIR 2006। चलो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 9 के बारे में, सेक्शन 8 हम लोग समझ गए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स ये क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इट मींस रीस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। रीस्टोर करना मैरिटल ऑब्लिगेशन को। अगर इन सिंपल टर्म्स वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंजुगल राइट्स, कंजुगल, तो दैट मीन्स कि रेस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। अब कोई भी एक व्यक्ति है उसका मैरिटल ऑब्लिगेशन को रीस्टोर करना, ठीक है। अब रीस्टोर का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे फोन में एक ऐप था और क्या हुआ? वो ऐप डिलीट हो गया, ठीक है। तो तुम गए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से फिर उस ऐप को क्या किया? रीस्टोर कर लिए, री डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मैरिटल ऑब्लिगेशन को रीस्टोर करना, वापस लाना। अब तब फॉर द पर्पस ऑफ दिस व्हाट डू यू मीन बाय मैरिटल ऑब्लिगेशन? अब मैरिटल ऑब्लिगेशन क्या है? पहला, ड्यूटी टू कोहाबिट और हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ईच अदर, यानी दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, ये एक ड्यूटी है, ठीक है। मैरिटल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कंजुगल ड्यूटी है। और दूसरा ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर, ठीक है, ये क्या है? एक तरह का फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स और दूसरा गिव कंपनी टू ईच अदर, ठीक है। तो दीज आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज और मैरिटल ऑब्लिगेशन भाई यही है कि भाई प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, गिव कंपनी टू ईच अदर, ठीक है, दोनों साथ रहे, 7 जन्मों के तक साथ रहे। तो ये क्या है? ये मैरिटल ऑब्लिगेशन। अब कंजुगल राइट्स क्या है ये हम लोग समझते हैं। अब देखो, इफ एनी स्पाउस इधर हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड और वाइफ अपने इस ड्यूटी का, ये जो ड्यूटी है उसका ब्रीच करता है या परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, देन द कोर्ट शुड पास द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखो क्या है कंसेप्ट, समझो एक बार। पहले हम लोग कंजुगल राइट्स में क्या पढ़ रहे हैं? रीस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। अब क्या है पहले ये समझो कि अगर कोई हस्बैंड है या वाइफ है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हस्बैंड का, ठीक है। अगर कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ ना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, ना ही उसका मतलब कि साथ दे रहा है, अलग रह रहा है, ठीक है, लंबे समय तक उन लोग के बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा? वो जो वाइफ है, वाइफ एक पिटीशन ला सकती है अंडर सेक्शन 9 में कि देखिए हुजूर भाई कोई भी रीजनेबल कारण नहीं है और फिर भी ये हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कंजुगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो आप रीस्टोर कर दीजिए हमारे मैरिटल ऑब्लिगेशन को अंडर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स विच इज गिवन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। समझ में आया? अब मैरिटल ऑब्लिगेशन क्या है? कोहेबिटेशन यानी सेक्सुअल, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ईच अदर, और दूसरा ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एसेंशियल ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 का एसेंशियल क्या है? द रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, दैट इज ईदर हस्बैंड एंड वाइफ नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर मैरिटल ऑब्लिगेशन। चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो क्या है? विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, यानी अपने आप को विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी कर दी है, यानी या कर दिया है, यानी दोनों अपना, दोनों में से कोई मैरिटल ऑब्लिगेशन अपना फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। सच विड्रॉवल इज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी वैसा विड्रॉवल जो कि इधर पार्टी किया है वो बिना किसी रीजनेबल कारण के होना चाहिए। The court is satisfied that the statement made in petition are true. देखो तीसरा एसेंशियल क्या कह रहा है कि कोर्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए
फॉर एग्जाम्पल जो वाइफ है वो पिटीशन लेके आई है कि जो उसका हस्बैंड है वो कंजुगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो पिटीशन में उसके जो भी फैक्ट लिखे होंगे वो कोर्ट जो है डिसाइड सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो भी पिटीशन में लिखे गए हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोर्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन, और कोर्ट इसलिए भी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई ये कोई रिफ्यूज करने का एप्लीकेशन का कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, मतलब कि ये सही है। ठीक है, जो पिटीशन में लिखा हुआ है कि लोग अलग रह रहे हैं, लोग के बीच में कोहेबिटेशन नहीं हो रहा है, साथ वाथ नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे का सहारा नहीं बन रहे हैं, तो दीज आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ द कंजुगल ड्यूटी। कंजुगल राइट्स का क्या क्या एसेंशियल है? पहला, द रिस्पोंडेंट ईदर हस्बैंड और वाइफ हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, ऑफ द पिटिशनर, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट या नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर मैरिटल ऑब्लिगेशन। दूसरा, सच विड्रॉल इज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तीसरा, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेटमेंट मेड इन द पिटिशन आर ट्रू। और चौथा, कोर्ट is also satisfied that there is no legal ground for refusing grant of the application। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। Now understand the phrase withdrawn from the society of other। withdrawn from the society of other का मतलब क्या हुआ? When either party has refused to perform his or her marital obligation conjugal duty। ठीक है, यानी अगर दोनों में से कोई एक हस्बैंड और वाइफ में से अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन और कंजुगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, रिफ्यूज कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। ठीक है, इफ एनी ऑफ द स्पाउस हैज स्टॉप परफॉर्मिंग हिज और हर मैरिटल ड्यूटी इट विल बी अमाउंट टू विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डिजर्शन का। डिजर्शन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिजर्शन। डिजर्शन कैसा होता है? तो एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन भी हो सकता है। एक्चुअल डिजर्शन मतलब कि भाई दोनों फिजिकली अब अलग अलग रहने लगे, सेपरेट विथ ईच अदर, अलग अलग रहने लगे, दोनों दे आर नॉट लिविंग इन द कंपनी ऑफ ईच अदर, दोनों अपने साथ में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्चुअल डिजर्शन हो गया। एक्चुअल मतलब पूरी तरह से त्याग दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब क्या होता है? दे आर लिविंग इन द सेम रूफ बट स्टॉप परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो वो लोग एक ही छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर हम लोग समझ गए कि भाई क्या है कि व्हेन ईदर पार्टी हैज टू रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज और हर मैरिटल ऑब्लिगेशन कंजुगल ड्यूटी। ठीक है, यहां पे हम लोग एक एलिमेंट ऑफ डिजर्शन को भी समझे। क्या समझे? कि देयर इज अ एक्चुअल डिजर्शन और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। एक्चुअल डिजर्शन में हम लोग क्या देखे कि भाई दोनों अलग अलग रहने लगे, सेपरेटली रहने लगे, एंड दे आर नॉट लिविंग इन द कंपनी ऑफ ईच अदर। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन क्या है कि भाई सेम रूप में तो रह रहे हैं, लेकिन दे नॉट परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशन कंजुगल ड्यूटी। अब यहाँ पे दो केस है, इसको समझते हैं। रवि कुमार वर्सेस जुलमी देवी 2010 SC। इट वॉज हेल्ड दैट द एलिमेंट ऑफ एनिमल्स दैट इज इंटेंशन टू डिजर्ट is the most important element in determining the fact that the desertion. The said spouse should actually have the desire to stay away from the other spouse. देखो यहां पे ये कह रहा है कि भाई जो डिजर्शन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वो एक्चुअल डिजर्शन होना चाहिए। ठीक है, द सेड स्पाउस शुड एक्चुअली हैव डिजायर टू स्टे अवे। और जो स्पाउस है, चाहे वो इधर हस्बैंड है या वाइफ है, वो उसका एक्चुअल मतलब कि डिजायर होना चाहिए कि भाई दोनों अब अलग अलग रहे। ठीक है, दूसरा रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल AIR 1997 बॉम्बे 380। इसमें क्या है? petitioner wife alleged that the husband was already married and has suppressed the fact from her. The court held that the petition for restitution of conjugal right is not maintainable since there is no legal marriage.
यहाँ पे पेटिशनर एक वाइफ थी, वाइफ एलेज करती है कि उसका हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसने शादी का ये जो बात है उसको नहीं बताया, सप्रेस्ड किया फैक्ट को। तो कोर्ट जो है ये कंजुगल ड्यूटी वाला जो पिटीशन है अंडर सेक्शन 9, इसको बोलता है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि जो आपका मैरिज है वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइगेमी हुआ है। क्योंकि हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं कि नाइदर पार्टी हैव अ लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज है तो ये सेक्शन 11 में क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो वाइड है तो ये बाई पिटीशन क्या मेंटेनेबल ही नहीं होगा। चलो हम लोग अब सेकंड देखते हैं, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। सेकंड एसेंशियल क्या है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। देखो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये कोर्ट कंसीडर करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि असर्टेन करते हुए कि वेदर इज अ रीजनेबल कॉज और नॉट। ठीक है, ये कोई बता सकता है कि रीजनेबल कारण क्या है नहीं है, ये तो भाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, एविडेंस को देखते हुए। रीजनेबल कॉज एज सच नॉट डिफाइंड एनीवेयर। देखो रीजनेबल कॉज क्या होगा, एज सच नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द हिंदू मैरिज एक्ट, कि भाई रीजनेबल कॉज क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि हस्बैंड है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक वाइफ का एग्जांपल लेते हैं, वाइफ एक पिटीशन लाती है, ठीक है, कि भाई वो कंजुगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है हस्बैंड उसका। तो भाई हस्बैंड जो है, जो रिस्पोंडेंट है, वो जो है रीजनेबल कॉज क्या दे सकता है कि जो वाइफ है उसकी एडल्ट्री में रह रही है, ठीक है, या बाइगेमी की है, क्रुएल्टी कर रही है, जैसे अतुल सिवास का भी केस हुआ। ठीक है, तो आई हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। अगर जो है हस्बैंड प्रूव कर देता है कि वाइफ जो है एडल्ट्री में रह रही थी या क्रुएल्टी की थी या बाइगेमी की है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो कोर्ट है डिग्री ऑफ कंजुगल राइट्स का आपके हस्बैंड के अगेंस्ट में नहीं पास करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रीजनेबल कारण है अपना ड्यूटी जो है कंजुगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 9। देखो सेक्शन 9 का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग को बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रेजेंट फॉर रीजनेबल कॉज विल बी लाई अपॉन द रिस्पोंडेंट, यानी रिस्पोंडेंट के ऊपर। अभी हम इस कंसेप्ट को समझे कि अगर वाइफ पिटीशन लाई है कि भाई उसका हस्बैंड जो है मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाएगा, हस्बैंड के ऊपर हो जाएगा, रिस्पोंडेंट के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि हाँ भाई ये कारण है, ये रीजनेबल कॉज है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट परफॉर्मिंग माय मैरिटल ऑब्लिगेशन एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, तब जो कोर्ट है वो पिटीशन जो है ये कॉन्जुगल राइट्स का जो डिक्री है वो पास नहीं करेगी अगेंस्ट दी respondent. The aggrieved party petitioner may apply by the petition to the district court. ठीक है, जो aggrieved party रहता है, यानी पिटीशन कहां पे होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे बेयर एक्ट में। ठीक है, कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका केस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9। देखो भाई ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री में डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस केस में सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया था। तो ठीक है, क्या है केस, सरोज रवि वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984। सरोज रवि वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 9। क्या कहती है, कॉन्जुगल राइट इज इनहेरेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, सेक्शन 9 ओनली कॉडिफाइज द प्री एग्जिस्टिंग लॉ, द प्रोविजन ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज इज बिल्ट इन द सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 नॉट वायलेट्स द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरोज रवि वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 के केस में हमारा जो सेक्शन 9 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया, और यह भी कहा गया कि इट डज नॉट वायलेट द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कॉन्जुगल राइट्स आप लोग को समझ में आ गया। बताओ भाई, समझ में आ गया ना
क्या है कॉन्जुगल राइट्स कि भाई अगर रीस्टोरेशन ऑफ मैरिज है कि अगर भाई कोई अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर सकती है कि हाँ भाई आप रीस्टोर कीजिए, आप लोग फिर से अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल कीजिए। 4 हम लोग इसमें एसेंशियल पढ़े कि भाई जो रिस्पोंडेंट है विदड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी, सच विड्रॉवल विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। दूसरा, जो कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड होगा कि जो भी पिटीशन में है वो ट्रू है, और कोर्ट एल्सो सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ नो लीगल ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में भी देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि इफ क्या हो कि अगर कोर्ट जो है डिक्री ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है अंडर सेक्शन 9 पास कर दे, डिक्री पास कर दे, और फिर भी जो रिस्पोंडेंट है उसका कंप्लायंस नहीं करे, तब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इसको हम लोग देखते हैं। इफ द स्पाउस petitioner prove that the other spouse has withdrawn from his or her society and such withdrawal was without any reasonable cause। अगर जो पेटिशनर है ये प्रूफ कर देता है कि फॉर एग्जांपल वाइफ ही को लेके चलते हैं, वाइफ यहां पे प्रूफ कर देती है कि जो उसका हस्बैंड है वो विड्रॉ कर लिया है सोसाइटी से, और सच विड्रॉवल विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजन के ही वो छोड़ दिया है, मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा है, तब कोर्ट क्या करेगी? तब कोर्ट उस हस्बैंड के खिलाफ में, रिस्पोंडेंट के खिलाफ में एक डिक्री पास करेगी अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और कोर्ट ये डायरेक्ट करेगी कि हाँ भैया चलो अब आप लोग रीस्टोर करो, अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल करो। क्या मैरिटल ऑब्लिगेशन? हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ईच अदर, गिविंग अ कंपनी टू ईच अदर। भाई दोनों एक दूसरे का सहारा बनो, दुख सुख का साथ बनो, ठीक है। तो भाई ये डिक्री पास हो सकती है। अगर मान के चलो डिक्री पास होने के बाद भी हस्बैंड जो है डिनाई करता है, कंप्लायंस नहीं करता है कोर्ट के ऑर्डर का, तब क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा इसका नॉन कंप्लायंस ऑफ द डिक्री? तो कहता है कि भाई अरेस्ट वरेस्ट तो नहीं होने वाला, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस थोड़ी है कि आप अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर रहे हो तो भाई ये फांसी का सजा हो जाए आपको, ठीक है। तो यहां अरेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? तो इसका प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी 1908, ठीक है। यहां पे क्या कहता है? डिक्री विल बी इन्फोर्स्ड बाय अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी डिक्री कैसे इन्फोर्स किया जाएगा? अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी किया जाएगा, ठीक है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, वाइफ है तो वाइफ का अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, इफ they are not compliant with the decree passed by the court under section 9 of the Hindu Marriage Act, ठीक है। एक बात और दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी यहां समझ लो। इफ नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिशन इवन आफ्टर 1 year, then it will become the ground of divorce under section 13 1A का 2, ठीक है। क्या कह रहा है? अगर डिक्री पास होने के बाद भी कोई रिजम्पशन ऑफ द कोहेबिटेशन नहीं होता है, यानी दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, कोहेबिट नहीं होते हैं 1 साल तक आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री, देन ये क्या हो जाएगा? ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाएगा, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 3 1 का A का 2 में, ठीक है। डिक्री पास होने के 1 साल के बाद तक भी दोनों के बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं होता है, तब क्या होगा? ये ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 जो है वो जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है। जुडिशियल सेपरेशन क्या है, इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ग्राउंड्स देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। क्या है जुडिशियल सेपरेशन? जुडिशियल सेपरेशन का मीनिंग क्या है? जुडिशियल सेपरेशन मींस टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, मैरिटल ऑब्लिगेशन को घेर लेना, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन का क्या मतलब है? टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज नहीं है भाई जुडिशियल सेपरेशन, टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, बाय द कोर्ट। पार्टी आर फ्री फॉर परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशन
बट स्टिल दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अगर जुडिशियल सेपरेशन क्या है, टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन है। अब इसका कंसेप्ट समझो। फॉर एग्जांपल आज हस्बैंड आया, बोला कि हाँ देखो आज चिकन विकन बना के रखना, वो चिकन विकन बनाई नहीं, ठीक है, और वो हस्बैंड आया, उसका मूड खराब हो गया, दोनों गुस्सा में आ गए, बोल रहे आज तो भाई हम डाइवोर्स ले ही लेंगे, ठीक है, अब तुम्हारे साथ हमको नहीं रहना है, पूरा गुस्सा में ग्रेव एंड सडन एकदम बोल रहा अब तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है भाई, पूरा मेरा जिंदगी खराब कर दी, ठीक है। तो कोर्ट क्या कहेगा, बोलेगा कि देखो भैया डाइवोर्स मत लो, आप लोग जुडिशियल सेपरेशन करो। जुडिशियल सेपरेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि भाई आप लोग कुछ दिन अलग रख के देखो कि आप लोग अगर रह लेते हो अलग एक दूसरे के बिना, तब फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या किया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग क्या है, फ्री है अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करने के लिए, ठीक है। मैरिटल ऑब्लिगेशन अभी हम लोग पढ़े, हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ईच अदर, ठीक है, गिव कंपनी टू ईच अदर, तो आप लोग इससे फ्री है, कोई जरूरी नहीं आप लोग के बीच में ऐसा कोहेबिटेशन हो, ठीक है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन ये कहता है कि आप लोग अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ है, आप लोग का मैरिज टर्मिनेट नहीं हुआ है, आप लोग सिर्फ मैरिटल ऑब्लिगेशन से फ्री हुए हैं। तो ये है जुडिशियल सेपरेशन कि कुछ दिन अलग रहिए, देखिए कि हाँ भाई हम लोग रह सकते हैं, तब फिर देखा जाएगा, नहीं तो भाई फिर तो एक दूसरे के बीच साथ आ जाइएगा। अब जुडिशियल सेपरेशन का मीनिंग समझ गए। जुडिशियल सेपरेशन मींस टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, नॉट मैरिज बाय द कोर्ट। Parties are free from performing their marital obligation, but still they are husband and wife. अब ऑब्जेक्टिव क्या है जुडिशियल सेपरेशन का, टू प्रिजर्व द बॉन्ड ऑफ मैरिज, यानी जो बॉन्ड ऑफ द मैरिज है इसको प्रिजर्व करना, कि हाँ भाई ये बच्चों गुड़िया का खेल थोड़ी है कि आज शादी हो गया आज डाइवोर्स हो गया, ठीक है। आप लोग रह के देखिए, एक आप लोग जो है बंधन में रह के देखिए, आप लोग अलग रख के देखिए कि हाँ भाई हम लोग नहीं अब रह सकते एक दूसरे के बिना, तो फिर आप लोग आ जाइए। ग्रेव एंड सडन में आप डाइवोर्स ले लिए, ठीक है, वैसा कुछ नहीं ना होता है, ठीक है। अब देखो जो है रीड विथ सेक्शन 13(1)(a) का 1 और सेक्शन 13 सब क्लॉज ए, ये दोनों के साथ हम लोग को सेक्शन 10 को रीड विथ इन दोनों के साथ पढ़ना है। सेक्शन 13(1)(a) का 1 क्या कहता है, there has been no resumption of cohabitation as cohabitation between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of decree of judicial separation, then it will be become the ground of divorce. क्या कह रहा है 13(1) का ए, कि अगर कोई कोहेबिटेशन नहीं होता है, रिजम्पशन नहीं होता है, अगर जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास किया गया और 1 साल या उससे ज्यादा जो पार्टीज है हस्बैंड एंड वाइफ है उनके बीच में कोहेबिटेशन नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, कोई सुलह नहीं होता है, तब ये क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स बन जाएगा, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 13(1)(a) का 1, ठीक है। 13(a) में क्या कहता है, 13(a) भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास कर सकता है इंस्टीड ऑफ डाइवोर्स। फॉर एग्जांपल आप डाइवोर्स के लिए गए, कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन पावर कि भाई आप लोग कुछ दिन अलग रख के देख लिए, जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट पास कर सकता है, ठीक है, कि आप लोग अगर फिर भी नहीं हुआ तो भाई आप लोग आइएगा डाइवोर्स कर देंगे आपका। तो 13(a) में कोर्ट के पास है ये डिस्क्रिशनरी पावर कि कोर्ट जो है इंस्टीड ऑफ डाइवोर्स वो जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास कर सकता है। और 13(1) का ए का आई में हम लोग क्या 1 में क्या देखे कि आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन देयर इज नो कोहेबिटेशन एंड रिजम्पशन बिटवीन द पार्टीज, देन इट विल बी 1 ईयर या इससे ज्यादा नहीं होता कोहेबिटेशन, तब ये इट विल बी द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। अब देखो जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड क्या है, सेम ग्राउंड है जो कि डाइवोर्स में दिए गए हैं, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहां पे समझ लेते हैं। ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स सेक्शन 13 सब क्लॉज 1, सेक्शन 13(1)(a) और सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। 13(1) और 13(1)(a) these grounds are available to both husband and wife, लेकिन 13 सब क्लॉज 2 these grounds are only available to wife, ठीक है।
13 सब क्लॉज 1 में क्या क्या ग्राउंड है? एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस, वेनरेबल डिजीज, रिनंसिएशन और प्रिज्यूम डेड। ठीक है, 13(1) का ए में कौन सा ग्राउंड है? नो रिजम्पशन ऑफ कोहिबिटेशन आफ्टर द पैसेज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑफ 1 ईयर और मोर। अभी हम लोग इसको देखें 31 यहाँ पे कि अगर आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन और पार्टीज के बीच में कोई रिजम्पशन एंड कोहिबिटेशन नहीं होता है 1 साल या उससे ज्यादा, तो देन इट विल बी द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, इसको भी हम लोग कंजुगल ड्यूटी वाले में देखें कि अगर भाई कंजुगल राइट्स का भाई डिग्री अगर ये होता है वायलेशन होता है, नॉन कंप्लायंस होता है, तो इट विल बी ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। 13 सब क्लॉज 2 में हम लोग क्या देखें? ये जो 4 जो ग्राउंड्स दिए गए हैं ये अवेलेबल टू वाइफ ओनली। क्या क्या ग्राउंड है? प्री एक्ट बाइगेमी, ठीक है, मतलब एक्ट आने से पहले जो है हस्बैंड जो है वो 2 शादी किया हुआ, ठीक है, तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। रेप, सुडोमी और बेस्टेलिटी। रेप का तो समझ में आ रहा है, रेप जो है आप लोग समझ गए होंगे रेप क्या है, ठीक है। सुडोमी और बेस्टेलिटी एक बार भाई इसका हिंदी देखना यार, एकदम मतलब याद रहेगा जीवन भर की क्या है ये, ठीक है। नो रिजम्पशन ऑफ कोहिबिटेशन आफ्टर 125 अभी करंट 44, यानी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होने के बाद कोई रिजम्पशन एंड कोहिबिटेशन नहीं होता है पार्टीज में, तो इट विल बी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। पहले क्या था? सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में दिया हो गया था, अब क्या हुआ? सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है। सेक्शन 18 भी में भी दिया हुआ है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज जो चाइल्ड होगा 15 साल से कम होगा, तो भाई ये दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ द डाइवोर्स विच इज गवर्न अंडर सेक्शन 13 में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सेम ग्राउंड विच आर अवेलेबल टू जुडिशियल सेपरेशन एल्सो, ठीक है, सेम ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन पे भी अवेलेबल है, ठीक है। जल्दी से सम अप करते हैं। अब आते हैं इफेक्ट क्या होगा जुडिशियल सेपरेशन का। द पार्टीज नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर एंड कोहिबिट विथ ईच अदर, जो पार्टीज होंगे वो बाउंड नहीं होंगे कि दोनों साथ में रहे और कोहिबिट करें। दे आर फ्री फॉर परफॉर्मिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशन, जो पार्टीज होंगे वो फ्री हो जाएंगे अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, ठीक है, जुडिशियल आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। पार्टीज को कोई जरूरत नहीं अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना, ठीक है, वो लोग उससे फ्री हो जाएंगे। मैरिज स्टिल सबसिस्ट, मतलब ये क्या कहता है कि अगर किसी के हस्बैंड के और वाइफ के में जुडिशियल सेपरेशन पास हुआ, हस्बैंड जाके दूसरा शादी कर लिया, तो क्या होगा? ये भाई पनिशेबल फॉर बाइगेमी हो जाएगा। वो जो सेकंड मैरिज हस्बैंड का होगा वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज टर्मिनेट नहीं हुआ है, यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैरिज अभी भी स्टिल सबसिस्ट है। आप जाके जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास हुआ, आप जाके शादी कर लीजिएगा, ये तो बाइगेमी के लिए आप पनिशेबल हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैरिज स्टिल सबसिस्ट। जुडिशियल सेपरेशन इज अ टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, नॉट अ टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, तो आप बाइगेमी के लिए लाइबल हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। 2 साल का रिग्रेस इम्प्रीजमेंट है भाई, ओ सॉरी 2 साल का वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब पार्टीज 2 साल वाला यहाँ नहीं है भाई, वो एज ऑफ द में है, सॉरी गलती से निकल गया एकदम। तीसरा, पार्टीज फ्री टू रिज्यूम कोहिबिट एंड लिव टुगेदर। देखो भाई, जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास होने के बाद ऐसा नहीं है कि पार्टी एकदम खत्म कि आप लोग अब साथ में नहीं रह सकते। पार्टीज जो है वो रिज्यूम कर सकता है अपना कोहिबिटेशन, और अगर दोनों के बीच में ये हो जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा, कोहिबिट कर लेंगे अपने शादी को, तो जो जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री है वो कैंसिल हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 2। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, 10 का सब क्लॉज 2, ठीक है। इफ कोहिबिटेशन नॉट रिज्यूम फॉर 1 ईयर और मोर, अगर कोहिबिटेशन जो है वो रिज्यूम नहीं होता है 1 या 1 साल से अधिक, तब क्या होगा? इट विल बी बिकम अ ग्राउंड फॉर अ डाइवोर्स। अभी हम लोग देखे थे 13(1) का ए का 1 में कि भाई अगर 1 साल या 1 साल से अधिक हो गया और दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोहिबिटेशन नहीं होता है आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन, देन इट विल बी बिकम द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। आफ्टर पासिंग डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, हस्बैंड against the will of his wife forcefully sexual intercourse
In this case, husband will be liable for under section 376B of IPC, now section 67 of BNS. देखो, जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास होने के बाद जो हस्बैंड है वो अगर फोर्सफुली, ठीक है, वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तब फिर वो क्या होगा, हस्बैंड क्या हो जाएगा, वो पनिशेबल हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 376B ऑफ आईपीसी और सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसमें दिया गया है कि ठीक है, फोर्सफुली अगर हस्बैंड जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ही शुड बी पनिशेबल, ही विल बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन प्रोविजन। ठीक है, तो कुछ ये इफेक्ट था। इफेक्ट हम लोग समझ गए कि अगर पार्टीज बाउंड नहीं है कि अपने साथ रहे, कोहिबिट करे, ठीक है, मैरिज लेकिन स्टिल सबसिस्ट है, ठीक है, पार्टी जो है वो रिज्यूम कर सकता है अपना कोहिबिटेशन, ठीक है, अगर 1 साल तक वो रिजम्पशन नहीं करता है तो इट विल बी बिकम अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, और जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहेगा तो पनिशेबल, लाइबल हो जाएगा सेक्शन 67 ऑफ बीएनएस के लिए। अब रिसेशन ऑफ डिग्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन, यानी पार्टी क्या इसको कैंसिल भी करवा सकता है, ऑफकोर्स करा सकता है। अभी पढ़े हैं सेक्शन 10 सब क्लॉज 2, इस सेक्शन 10 का सब क्लॉज 2 हम लोग की बात करता है व्हेन द पिटिशनर कोहिबिट विद द रिस्पोंडेंट एंड विलिंग टू डू सो। अगर पिटिशनर, ठीक है, ये चाहता है, ठीक है, कि हम दोनों कोहिबिट करें, साथ में रहे, अब छोड़ो यार हम नहीं कर, रेस्टिट्यूशन ऑफ ये जुडिशियल सेपरेशन का ये पिटिशन हम नहीं चाहते हैं, चलो हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग मजे करते हैं, ठीक है, देन कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी रिस्काइंड कैंसिल द डिक्री ऑन बीइंग सेटिस्फाइड बाय द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन। तब कोर्ट जो है वैसे डिक्री को कैंसिल कर सकता है, ठीक है, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा कि भाई जो भी स्टेटमेंट है पिटिशन में वो ट्रूथ है, ठीक है। इफ द पार्टीज हैव स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, अगर पार्टीज जो है साथ में रहने लगे आफ्टर द पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, फिर भी पार्टी साथ में रहने लगे तो भी कोर्ट जो है वो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, लेकिन जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए और वॉलेंटरली होना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तब जो है कोर्ट जो है वो जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री पास किया था दोनों के बीच में वो कैंसिल कर देगा, बोलेगा ठीक है जाओ भैया आज से आप लोग साथ में रहो। अब हम लोग लास्ट आज का टॉपिक ये देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन क्या है, अभी हम लोग बोले ये टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन है, टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन है, लेकिन डाइवोर्स क्या है, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज है। यहाँ पे मैरिटल ऑब्लिगेशन टर्मिनेट होता है लेकिन यहाँ पे मैरिज ही टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा, मैरिज स्टिल सबसिस्ट देयरफॉर पार्टीज कैन नॉट सोलमनाइज सेकंड मैरिज। यहाँ पे मैरिज जो है स्टिल सबसिस्ट कर रहा है, मैरिज को कोई आंच नहीं आ रहा है, ठीक है, इन लोग सिर्फ मैरिटल ऑब्लिगेशन से फ्री हुए हैं, इसीलिए आप लोग दूसरा शादी यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि मैरिज अब सबसिस्ट नहीं कर सकता है, टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए भाई अब तुम लोग फ्री है, शादी करो, जहां जाना है जाओ, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या है कि भाई कुछ दिन अलग अलग रहे, बोले कि ना भैया हम लोग तो एक ही साथ ठीक थे, एक दुख सुख के सहारे थे, चलो हम लोग साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे वो लोग फिर वापस आ सकते हैं सेक्शन 10 सब क्लॉज 2 में, वो अपना कैंसिल करवा सकते हैं डिग्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन। लेकिन यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी, एक बार डाइवोर्स हो गया भैया तो डाइवोर्स हो गया, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिकंसिलिएशन का। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग सेक्शन 10 तक कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में 11 से हम लोग पढ़ेंगे वाइड मैरिज क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है, डाइवोर्स का कंसेप्ट देखेंगे। चलो, अगर वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर तो है ही, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे मैसेज करना कि हाँ भैया सर भेज दो यार, नोट्स भेज दो, चलो ठीक है।